Today I am discussing UPSC CSC 2021 prelims paper. The first question is, the governor of the Reserve Bank of India is appointed by the central government. This statement is true. Second is certain provision in the Constitution of India. जब भी ऐसा दिया हुआ कि कुछ प्रोविज़न दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में या फिर मैंशनड है या डिफाइंड है, वो जनरली गलत होता है. तो सेकंड इज रॉन्ग. इफ़ सेकंड इज रॉन्ग देन ए ऑप्शन कट, बी, डी एंड विल गेट द आंसर सी. अगर हम थर्ड स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं, द गवर्नर ऑफ द RBI ड्रॉज हिज पावर फ्रॉम RBI एक्ट, ये एक जेनरिक स्टेटमेंट है, सो दिस विल बी द करेक्ट. Second is the with reference to the casual worker employed in India. Consider the following statements. अब देखो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट. ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड, यहाँ भी दिया गया है, सेकंड में भी दिया गया है कि ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड. जब भी कभी ऐसा दिया हो तो इनमें से एक सही होता है. 1 और 2 में देखिए आप, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड, सेकंड में भी दिया गया है ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड. तो इन दोनों में से एक सही होना है. तो 1 और 2 एक साथ नहीं आ सकते. अगर 1 और 2 एक साथ नहीं आ सकते तो ए ऑप्शन कट गया, डी ऑप्शन कट गया. ठीक, अब हमें करना 50-50 बी और सी में. जब हम सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवरटाइम पेमेंट, ये थोड़ा सा नेसेसिटी वाला स्टेटमेंट लग रहा है. तो हमें या तो 1 को सही मानना है या तो 2 को सही मानना है. ठीक है, तो अगर हम 2 को सही मानते हैं तो हमारा आंसर है बी. 1 स्टेटमेंट देखिए, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड कवरेज, और ऑल भी दिया गया है. ऑल जनरली गलत होता है, लेकिन सेकंड में ऑल इसलिए गलत नहीं है क्योंकि अगर दोनों को हटा दो तो आंसर ही नहीं आएगा. ठीक है ना, तो इसीलिए सेकंड ज़्यादा नेसेसिटी सेकंड की ज़्यादा दिख रही है, इसीलिए बी स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन. थर्ड क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन. ये एक सिंपल क्वेश्चन है. जब इकोनॉमिक रिसेशन होता है तो जनरली कि क्या करे गवर्नमेंट कि जिससे लोगों का फ़ायदा हो. तो अगर गवर्नमेंट हमारा इंक्रीज करे एक्सपेंडिचर ऑन द पब्लिक प्रोजेक्ट में, तो उससे क्या है कि लोगों को रोज़गार मिलेगा, वहाँ पे होटल्स खुल सकते हैं, वहाँ पे टूरिज़्म खुल सकता है. तो इसीलिए हमारा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा. फोर्थ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज्ड, मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज इफ. अगर आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं. ठीक है, अगर आपको पता नहीं चल रहा कि इसका क्या होना है, तो या तो 4 सही होंगे या फिर 2 सही होंगे. अगर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको आइडिया नहीं आ रहा कि आंसर इसका क्या हो सकता है, तो ये आप 2 वाले पे मारिए या 4 वाले पे मारिए. अब देखिए 4 वाला कोई ऑप्शन नहीं है इसमें. ठीक है, 2 वाला ऑप्शन है ए. तो आप सिंपली, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा है तब ए मारिए. अब देखिए पहला और दूसरा स्टेटमेंट, प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीज और प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीज, ये दोनों भी सिमिलरली स्टार्ट हो रहे हैं. प्राइस ऑफ इट्स, दोनों में से एक सही होना है. आप ऐसे भी सोच सकते हैं. और सिंपली आप ये देखिए कि 4 में से या तो 4 सही होंगे या 2 सही होंगे. अगर 7 स्टेटमेंट में 7 में से या तो 7 सही होंगे तो 5 सही होंगे. अगर आपके पास 6 स्टेटमेंट्स हैं तो 6 में से या तो 6 सही होंगे या तो 4 होंगे. अगर 5 स्टेटमेंट में या तो 5 सही होंगे या तो 3 सही होंगे. 4 होंगे या तो चारों सही होंगे या तो 2 सही होगा. तो इसका आंसर आ गया ए. फिफ्थ क्वेश्चन है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया. और ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ था UPSC 2020 में, दिखाता हूँ जी. यहाँ पे आया हुआ था कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, और 21 में भी सिमिलर क्वेश्चन आया कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक. सो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द लोकल बोर्ड सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट. सेकंड है दे कैन इशू, जहाँ पे कैन होता है वो जनरली करेक्ट होता है.
अगर 2 सही है तो ये कट गया और ये कट गया। अब बी डी में 50-50 करना है, ठीक है। 3 तो सही है ही दोनों ऑप्शन में। पहले में दिया कि दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। भाई बैंक है, स्टेट गवर्नमेंट इसको सेटअप करे तो ये ज़्यादा सही नहीं लग रहा है। अगर आरबीआई लिखता तो मे भी ये सही होता। तो एक भी गलत है, अगर एक भी गलत है तो हमारा आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड आर इन्फ्लुएंस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अब जब ये क्वेश्चन आया था 2021 में, तो इसमें ये था कि या तो 3 ओनली सही है या 1 2 3 है, लेकिन यूपीएससी ने इसको डी आंसर इसका सही दिया। अब देखो, जब बॉन्ड यील्ड इंडियन इन्फ्लुएंस किससे हो सकती है? इन्फ्लुएंस इज अ मीन्स एक वीक टर्म टाइप का है, लूज टर्म है, तो इसको सभी कर सकते हैं, ऐसा हम एग्जाम में इसके बारे में सोच सकते थे। तो आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसिडर द फॉलोइंग। अब देखो एफडीआई का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड इन एफडीआई, और सिमिलर क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है 2020 में एफडीआई का। एफडीआई का क्वेश्चन था, अभी नहीं दिख रहा, चलो आगे बताएंगे, कि फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, ठीक है, माना ये आपको पता नहीं है, लेकिन दूसरे में दिया कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट FII विथ सर्टेन कंडीशन। ये थोड़ा सा जेनरिक लग रहा है, तो बी सही है। अगर बी सही है तो, अगर हमारा बी सही है तो बी मीन्स 2 सही है, तो ये कट गया और ये कट गया। थर्ड देखो, ग्लोबल डिपॉजिटरी रेसिप्ट्स, और फोर्थ है नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल डिपॉजिट्स, ठीक है। अगर हम रूल से चलते कि 4 में से 2 गलत हैं तो हम गलत आंसर पे आ सकते थे, लेकिन रूल कभी कभी फेल होंगे। और वैसे भी एफडीआई का क्वेश्चन है, तो जनरली इसमें मैक्सिमम स्टेटमेंट सही होते हैं। कैन बी इंक्लूडेड पूछ रहा है, ठीक है, तो इसमें कैन भी लिखा है, तो इसीलिए मैक्सिमम सही होंगे, मैक्सिमम ऑप्शन वाला सही होगा। तो ए ऐसा है जिसमें मैक्सिमम स्टेटमेंट्स है, तो ये सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इफेक्ट ऑफ डिवेल्युएशन ऑफ अ करेंसी इज नेसेसिटी। डिवेल्युएशन जब करेंगे, मतलब जब इफेक्ट ऑफ डिवेल्युएशन ऑफ अ करेंसी इज दैट इट नेसेसिटी, जब भी ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे ऑप्शन दिए होते हैं 1 ओनली, 3 ओनली, 1 2 2 3, तो जनरली इनमें देखा गया कि एक वाला ऑप्शन सही है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो इस हिसाब से हम या तो 1 ओनली में जाते हैं या 3 ओनली में जाते हैं। अब ऑप्शन देखिए, 1 ओनली में क्या लिखा है? इम्प्रूव द कम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन द फॉरेन मार्केट, ठीक है। सेकंड है इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, और थर्ड है इम्प्रूव द ट्रेड बैलेंस। अब या तो 1 सही होना है या तो 3 सही होना है। तो इम्प्रूव द कम्पिटिटिवनेस, जब हम डिवेल्युएशन कब करते हैं रुपये का? जिससे कि उसकी कंपटीशन उसका बढ़ सके, अच्छा हो सके, तो हम इसमें ए में जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आया था कि ब्लैक मनी इन इंडिया हैज़ बीन मेन कॉज ऑफ वरी टू द गवर्नमेंट। ये एक सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप चारों ऑप्शन पढ़ते तो देखते कि डी जो है टैक्स इवेजन के बारे में बात कर रहा है, तो ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने 2013 में पूछा है, 2013 में। ये विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी, इवन जो इसके ऑप्शंस थे वो भी चेंज नहीं किए गए, सेम है। तो ये पूछ रहा कि मोस्ट इन्फ्लेशनरी क्या होता है? तो भैया जब ज़्यादा पैसा हम छापेंगे तो वो ज़्यादा इन्फ्लेशनरी होगा। अगर आप चारों ऑप्शन पढ़ते, फिर डी ऑप्शन में अगर देखो आप, न्यू मनी अगर प्रिंट कर रहा आरबीआई, तो क्या होगा इससे? वो ज़्यादा इन्फ्लेशनरी हो जाएगा। तो डी इज अ करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 11, द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीज विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है 2000 आई थिंक 19 से। जी, द मनी मल्टीप्लायर इन इकोनॉमी इंक्रीज विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन भी सेम है, ऑप्शन भी सेम दिए गए हैं। तो इसका आंसर था कि जब बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल बढ़ जाएगा। ठीक है, हैबिट ऑफ, यहाँ पॉपुलेशन लिखा था वहाँ पीपल लिखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो बी आंसर, इसका जो आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो इसने पांच स्टेटमेंट दिए, हमने बताया था 5 स्टेटमेंट या तो 5 सही होंगे या फिर 3 सही होंगे। तो 5 स्टेटमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो 4 वाला हम यहाँ से हटा देते हैं। जो चौथा स्टेटमेंट है उसको हम यहाँ से हटा देते हैं, सी। या तो 5 सही होना है तो 3 सही होना है। ठीक है, अब इसको पढ़ के देखो कि सेलेक्ट द फॉलोइंग, एक्सपेंशनरी पॉलिसी, फिस्कल स्टिमुलेशन, इंडेक्स इन्फ्लेशन इंडेक्स वेजेस, हायर परचेजिंग पावर, राइजिंग इंटरेस्ट रेट। अब इसमें क्वेश्चन है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी से तो वजह होगा ही डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, फिस्कल से भी होगा, लेकिन जो राइजिंग इंटरेस्ट रेट नहीं होगा इसका, बल्कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट इसका नहीं होगा। अगर हम 5 को एलिमिनेट कर दें तो ये 5 को एलिमिनेट कर दें तो ये गया, ये गया, ये गया, इसका आंसर आ गया 1। वैसे भी हमने बोला था 5 में से ये तो 5 वाला सही होगा, ये तो 3 वाला सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। अब ये थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। अगर हम रूल से जाते कि ऑप्शन में जैसे 1 ओनली 3 ओनली दिया तो हमने बोला था कि सिंगल वाला सही होता है, लेकिन इसमें रूल फेल कर जाता। क्वेश्चन देखो, रिटेल इन्वेस्टर थ्रू डीमट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट बॉन्ड इन द प्राइमरी मार्केट। तो ये कैन लिखा हुआ है, कैन जनरली सही होते हैं, एक सही है तो सी और डी कट। अब देखो रूल के हिसाब से चलते तो 1 ओनली सही होता है, लेकिन इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है द निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको यूपीएससी ने सही माना और ये सही भी था। तो हमें क्या इससे क्या सीख मिलती है कि नेक्स्ट ईयर के लिए हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग ये क्या चीज़ होती है। तो इसका आंसर था बी। क्वेश्चन नंबर 14, वाटर क्रेडिट पे क्वेश्चन आया है। तो वाटर क्रेडिट का क्वेश्चन जो था, क्या लिखा है वाटर क्रेडिट, यहाँ देखो, इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। तो यहाँ भी वाटर लिखा है, यहाँ भी वाटर लिखा है, तो जनरली ये सही होना चाहिए। तो 1 अगर सही है तो बी हमारा कट गया। सेकंड है, इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च्ड अंडर द एजिस ऑफ द WHO एंड वर्ल्ड बैंक। जनरली जहाँ पे ये डिपार्टमेंट देता है या मिनिस्ट्री देता है या फिर ऐसा देता है कि वर्ल्ड है WHO वर्ल्ड बैंक, ये जनरली गलत होते हैं। अगर 2 गलत है तो ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, और आंसर सी। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, इट एम्स टू इनेबल द पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर नीड्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन द सब्सिडीज। ये भी एक जेनरिक स्टेटमेंट लग रहा है, तो आंसर है सी 1-3। ये भी एलिमिनेशन से इजीली सॉल्व हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 15, इन इंडिया द सेंट्रल बैंक फंक्शन एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट यूजुअली रिफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो इसके ऑप्शन कैसे दिए गए हैं, 2 ओनली 3 ओनली। हमने क्या बोला था कि जब ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं 1 ओनली 2 ओनली 3 ओनली, तो जनरली उनमें से ही एक आंसर सही होता है। ठीक, तो अगर हम उस हिसाब से चलते तो हमारा ए और सी यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, ए और सी हमारा कट गया। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट,
प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक हैविंग अ टेम्पररी क्राइसिस, जब बैंक क्राइसिस में होता है तो रिजर्व बैंक क्या उसको लिक्विडिटी देता है टेम्पररी क्राइसिस के लिए। ये सही लग रहा है, तीसरे को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने बोला था कि ऐसे स्टेटमेंट में एक ही सही होगा, 2 ओनली या 3 ओनली। और थर्ड अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लो, लैंडिंग टू द गवर्नमेंट टू फिनेंस बजटरी डेफिसिट, ये बिल्कुल है नहीं, गवर्नमेंट से कोई मतलब ही नहीं है, इसका मतलब बैंक से है और आरबीआई से है, तो इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 16, अब देखो राइट R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस, आर 2 बार R2 मतलब 2 बार R होगा, ठीक है। अगर हम ऑप्शन में देखें कि 2 बार R कहाँ पे है, तो ए स्टेटमेंट जो ऑप्शन है उसमें देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिखा हुआ है और रिसाइकलिंग भी लिखा हुआ है, बाकी जगह अब रैमसर एक ही लिखा है, इसमें तो है भी नहीं और इसमें भी है भी नहीं, तो R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस R 2 बार आना चाहिए, तो रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग, तो इसका ए आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, वाई इज देयर इज अ कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स। जनरली क्या होता है कि अगर साइंस एंड टेक का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दिया गया हो तो सारे ऑप्शन सही होते हैं, जहाँ पे मे कैन ये चीज़ें होती हैं वो भी जनरली करेक्ट होती हैं। अब अगर तीनों में देखो, तीनों में मे कैन लिखा हुआ है तो उस हिसाब से तीनों सही होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ इसने क्या किया, स्टेटमेंट 1 में दे में रिलीज लीथल इज अ हार्ड वर्ड, स्ट्रॉन्ग वर्ड लिखा हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग वर्ड हम अगर एलिमिनेट करते तो हम सही आंसर पे पहुंच सकते थे, इसका आंसर है बी। वैसे ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18, विद रेफरेंस टू द फर्नेस ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, ऑयल के बारे में बात कर रहा है फर्नेस ऑयल, तो इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल, इसमें भी ऑयल लिखा हुआ है, ए करेक्ट है, ए करेक्ट है तो बी कट के। सम इंडस्ट्री यूज इट टू जनरेट पावर, अगर सम कैन में ये जनरली करेक्ट होते हैं और साइंस में तो होते ही सही हैं, साइंस एंड टेक में, ओके, तो 1 और 2 सही है। थर्ड में देखो इट यूज कॉज सल्फर एमिशन, करता ही होगा, बहुत सारी गैसेस निकालता होगा, उसमें सल्फर भी होगा, तो इसका आंसर हो गया डी। तो 18 हो गया। 19, व्हाट इज़ द ब्लू कार्बन। अब देखो ब्लू कार्बन वाला जो क्वेश्चन आया था, ये आया था शंकर IAS की बुक से, ये देखो ब्लू कार्बन रिफर्स टू द कोस्टल एक्वेटिक एंड मरीन, लिखा हुआ है कोस्टल के बारे में, एक्वेटिक के बारे में, मीन्स वाटर के बारे में लिखा हुआ, ओशन के बारे में लिखा हुआ। अब देखो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशन एंड कोस्टल इकोसिस्टम, तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 20, इन नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइक टू फाउंड सर्वाइविंग द सरफेस विदाउट सॉइल, विदाउट सॉइल से कौन सा रह सकता है। अब आपने अगर ज्योग्राफी थोड़ी सी भी पढ़ी है, NCERT या कोई स्टैंडर्ड बुक, तो जनरली आप देखते हैं कि लाइकेन और मॉसेस जो हैं वो साथ में आते हैं, जनरली क्या होता है, लाइकेन और मॉसेस साथ में आते हैं, तो 2 3 को साथ में आना, ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन बस एक ही है और वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक। दूसरा हम इसके बारे में कैसे सोच सकते थे, 4 ऑप्शन है, 4 स्टेटमेंट पे, 4 में से तो 4 सही होने, 2 सही होना, 4 वाला है नहीं, तो इसके 2 सही, या तो 1 4 होता है तो 2 3 होता है, लेकिन हमने कहा कि लाइकेन एंड मॉसेस जनरली साथ में होते हैं, मशरूम के लिए तो सॉइल चाहिए होता है, बिना सॉइल के मशरूम नहीं होता है, और ये ज्योग्राफी की बुक में भी दिया हुआ है, देखिए कि टुंड्रा क्लाइमेट जो होता है, मॉसेस लाइकेन आर फ्लावरिंग प्लांट, दिस इज द रीजन ऑफ द परमाफ्रॉस्ट वेयर द सब सॉइल इज परमानेंटली फ्रोजन, तो ये इन्होंने NCERT से उठाया हुआ है, और लॉजिक से भी कर सकते थे, 4 में से 2 सही होने और लाइकेन मॉसेस एक साथ होते हैं, सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 जो क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज्ड टू प्रिपेयरिंग अ नेचुरल मस्कीटो रिपेलेंट, इसमें देखो सोचना ये था कि नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट, दैट मीन्स ये कई जगह होता होगा, नेचुरली होता होगा, और जनरली हम देखते हैं कि मच्छर भगाने के लिए लेमन ग्रास का यूज किया जाता है, लेमन से रिलेटेड
यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा भी सोचते तो इसमें सी लगा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 22, कंसिडर द फॉलोइंग ऑफ द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो 4 स्टेटमेंट दिए, 4 में से 2 सही होने, लेकिन इसने देखो चारों स्टेटमेंट में 2 दिए हैं, दैट मीन्स हमारा लॉजिक सही है। अब इन 4 में से हमें ढूंढना है कि विच प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है फूड चेन ऑफ ओशियन में। ठीक है, अगर आपको ये पता है कि ओशियन में जो सबसे छोटे एटम्स होते हैं उनको कहते हैं डाई एटम्स। ठीक है, 3, ये हमें कैसे पता है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में आ चुका है कि सबसे छोटा क्या होता है ओशन में। ठीक है, तो डाई एटम था, तो अगर 3 सही है तो ए कट गया, डी कट गया, 50-50 पे हम फंस गए। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट टू में देखिए साइनो बैक्टीरिया, ये थोड़ा बैक्टीरिया जैसा लग रहा है। बैक्टीरिया क्या होता है, जनरली छोटा होता है ना, तो हम इसकी तरफ बढ़ सकते थे बी की तरफ, वरना 50-50 तो हमने कर ही लिया था। क्वेश्चन नंबर 23, कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स। अगर हम इसमें रूल से चलते तो हम 2 ओनली या 3 ओनली एक पे लगाते। ठीक है, लेकिन इसने यहाँ पे ये पूछ रहा है कि प्रोटेक्ट, अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पार्ट होता है इस पे। पेंगोलिन हमें पता था, क्यों, बिकॉज ऑफ कोविड-19। ठीक है, तो 3 कट गया, ये कट गया, ये कट गया। अब हम सी और डी में थे फज। हैज हॉग जो है, अगर हम ये समझते कि हैज मतलब क्या होता है, किसी को छुपाना, प्रोटेक्ट करना। अगर हम थोड़ा सा भी ये सोचते तो हम 1 और 3 की तरफ बढ़ सकते थे। क्वेश्चन नंबर 24, विद रेफरेंस टू द न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन इन द फॉरेस्ट। अब हमने बताया था अगर 5 स्टेटमेंट दिए हो ये तो 5 सही होंगे, 3 सही होंगे, 5 वाला कोई है नहीं। ठीक है, तो या तो ए सही होना है या बी सही होना, तो सी तो कट गया, सी डी कट गया। ठीक है, अब स्टेटमेंट 1 दोनों में ही है, दोनों उसने सही होना ही है। ठीक है, दूसरा थर्ड स्टेटमेंट देखिए, इट इज़ द लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन। कभी भी ये वर्ड जब लीगली रहता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस ये गलत होता है। अगर थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है तो ये भी कट गया, बी भी कट गया। ठीक है, बी भी कट गया, सी डी पहले कट गए थे, तो आंसर आ गया हमारा ए, और आगे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है इसको। क्वेश्चन नंबर 25, मैग्नेटिक पार्टिकल सस्पेक्ट टू द कॉज। ठीक है, जो भी दिया हुआ है, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, 5 है, या तो 5 सही होंगे या फिर 3 सही होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ए को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ए को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, ए को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। दूसरा है, अब देखो, ब्रेक ऑफ मोटर व्हीकल्स, इंजन ऑफ मोटर व्हीकल, माइक्रोवेव स्टोव विद इन होम्स। क्वेश्चन क्या था, मैग्नेटिक पार्टिकल सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स आर जनरली जनरेटेड या इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो भैया माइक्रोवेव तो हम यूज करते हैं घर में, अगर इससे इतनी प्रॉब्लम होती तो हम इसको इतना यूज क्यों करते, या सरकार इसके बारे में कोई कानून बनाती। तो तीसरा गलत मान लें अगर, तो ये गया और ये भी गया, इसका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, क्या था, 5 स्टेटमेंट दिए, 5 में से तो 5 सही होने या फिर 3 सही होने। ठीक, तो ए हमने काट दिया था। थर्ड स्टेटमेंट है, उसमें माइक्रोवेव स्टोव विद इन होम्स दिया है। अगर इतना हम माइक्रोवेव यूज करते हैं, अगर ये इतना ही इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट होता, ठीक है, तो इसको सरकार इसके लिए कुछ मतलब ऐसा कुछ बोलती कि भैया इसको यूज कम करो, ऐसा करो, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो अगर हम 3 को एलिमिनेट करते हैं तो 1 2 4 पे हम पहुंच सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 26 पे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिल्टर फीडर। भैया ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आता है तो आता है। ठीक है, थोड़ा सा ये सोच सकते थे हम इसके बारे में कि जो ऑयस्टर है, देखो उसको
हिंदी में बोलते हैं सीप, तो सीप रहता है समंदर में जनरली, ठीक। वैसे तो मे बी ये चारों रहते हों समंदर में, लेकिन हमें जनरली उस ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए जिसके बारे में हमने सुना है। वैसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, आप इसे छोड़ सकते थे, लेकिन ऐसा आप अगर आपको ज़्यादा अटैम्प्ट करने हैं, फ़िल्टर फीडर ज़्यादा अटैम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस, तो आप थोड़ा सा सोच सकते थे कि फ़िल्टर फीडर जो है, और ऑयस्टर इज अ सीप, सीप जो होती है ओशन में, तो ऐसा करके आप इसको सोच सकते थे, अदरवाइज छोड़ सकते थे। क्वेश्चन नंबर 27। अब देखो यार, ये क्वेश्चन में बचपन से पढ़ते हैं हम कि रॉक्स जो है वो रिलेटेड होता है फॉस्फोरस से, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, और ये आई थिंक एनसीईआरटी वगैरह में भी दिया गया है। ये देखो, चलो अभी एनसीईआरटी में दिया गया है, और वैसे भी इजी क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 28 क्वेश्चन है डेट्रीवोरस। अब देखो, इसमें दिए गए हैं 5 ऑप्शन, 5 में से तो 5 सही होने हैं या फिर 3 सही होने हैं, तो 4 वाला तो हटा दो, ठीक है। अब देखो डेट्रीवोरस के बारे में बात कर रहे हैं। डेट्रीवोरस जनरली उनको पता होता है, और ये इवन एनसीईआरटी में भी दिया गया कि डेट्रीवोरस एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, ठीक। अर्थवॉर्म दिया गया, तो अर्थवॉर्म इज अ करेक्ट दिया गया है भैया, तो बी कट गया, ठीक है। और होना कितना है, 3 ना सही होना है या 5 ना सही होना है। अर्थवॉर्म मिलीपीड, मिलीपीड क्या लग रहा है कि छोटा, मिलीमीटर जैसा लग रहा है, तो सी भी सही है, 1 3 सही है। अगर 1 3 सही है तो ए भी कट गया। चौथे पे है सी हॉर्स, ठीक है, चौथे पे दिया गया सी हॉर्स, और फिफ्थ पे दिया है वुड लाइस। तो आप यहाँ तक पहुँच सकते थे, सी और डी में से एक सही होना है। और जनरली हमने बताया है कि ऐसे 5 वाले स्टेटमेंट में या तो 5 सही है तो 3 सही है। और जेली फिश, अर्थवॉर्म, ये सिमिलर नहीं लग रहे हैं। अर्थवॉर्म मिलीपीड से बहुत छोटे हैं। वुड लाइस के बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन और सी हॉर्स भी थोड़ा बड़ा ही होता होगा। तो हम 1 3 अगर करेक्ट है, 2 को एलिमिनेट कर दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कॉमन कार्बन मैट्रिक सपोर्ट करता है यूएनईपी, ठीक है। मैट्रिक है, कुछ नापने वाला है। असेसिंग, इनेबलिंग, इनेबलिंग, असेसिंग, 2 असेसिंग दिए गए हैं, 2 इनेबलिंग दिए गए हैं। कुछ चीज़ नाप रहे हैं तो हम उसको क्या कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं। इनेबलिंग ये भी काट दो, ये भी काट दो, असेसिंग में से एक होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट देखिए, असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड। फोर्थ में दिया गया कि असेसिंग द ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट कॉज्ड बाय द यूज ऑफ द फॉसिल फ्यूल बाय द वर्ल्ड इन द यूनिट टाइम। मतलब आप समझ रहे हो क्या कर रहे कि एक यूनिट टाइम में पूरी दुनिया का फॉसिल फ्यूल कैसे नापेंगे इसको। और ए देखिए, असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट बिल्डिंग ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड, ये जनरली सही लग रहा है, बड़ा बड़ा स्टेटमेंट लग रहा है, तो ए इसमें सही हो जाएगा। 30 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्पीसीज दैट कैन बी स्टैब्लिश सिम्बोलिज्म रिलेशनशिप विद द अदर ऑर्गन। 3 स्टेटमेंट चाहिए, तो 3 सही होगा या तो ए सही होगा, एक दिया गया नहीं है, तो इसमें है डी, डी इसका आंसर हो जाएगा। साइंस एंड टेक में वैसे भी ऑल ऑफ द अबव मार दो अगर तुम्हें कुछ पता नहीं चल रहा। क्वेश्चन नंबर 31, विद रेफरेंस टू द 64 योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरेना। ये क्वेश्चन दिखने में तो बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर इसका हम सेकंड स्टेटमेंट पढ़ें कि इट इज़ द ओनली सर्कुलर, ओनली जनरली क्या गलत होते हैं, ठीक है। अगर ओनली गलत है, अगर 2 स्टेटमेंट इज रॉन्ग, देन ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, और आंसर आ गया सी। बिना सारे स्टेटमेंट पढ़े हुए हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसमें दिया गया कि पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो इससे इंस्पायर है, ठीक। तो 30 सेकंड पे चलते हैं भाई। ये क्वेश्चन बहुत इजी था कि हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट बिल्डिंग सीरीज ऑफ डैम्स एंड चैनलाइजिंग वाटर धोलावीरा।
इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं था, तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली, इसमें कुछ सोचना नहीं था, तो इसका आंसर हो गया हमारा धोलावीरा, दैट मीन्स ए। एक सेकंड, हाँ, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 33। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर द फैक्ट्री ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, पहला जो है भारूच, चिकाकोल, तिरुचिपल्ली। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या लिखा हो तो हिंदी में ज़रूर पढ़ना है। जैसे देखो भारूच, ठीक है, अब हमें ये पता है कि भैया फर्स्ट क्वार्टर में 17th सेंचुरी के सूरत में फैक्ट्री खोली गई थी, इतना हमें पता है, ठीक है। तो अब सूरत से नज़दीक कौन सा है, तो सूरत से नज़दीक नियरेस्ट कोई भारूच होगा, ठीक है। ए अगर सही है तो सी डी कट गया। हमने क्या बताया था, अगर स्टेटमेंट में ऐसा दिया है कि 1 ओनली, 3 ओनली ये दिए गए हैं, तो जनरली इनमें से एक आंसर होता है, तो भारूच इसमें से ए आंसर हो जाएगा। दूसरे तरीके से हम इसमें सोच सकते हैं कि ये दोनों साउथ इंडियन नेम है, चिकाकोल एंड तिरुचिरापल्ली, तो ये दोनों ऑड हैं, ये नॉर्थ के हैं, ये दोनों साउथ के हैं। तो 1600 से 1625 के बीच फैक्ट्री कहाँ खोली गई बोला, ठीक है। तो भारूच इज़ नियर टू द सूरत, तो मे बी यू कैन गो टू द ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34। अब देखो इसमें दिए गए हैं 6 स्टेटमेंट, 6 स्टेटमेंट में तो 6 सही होने हैं, तो 4 सही होने हैं, ठीक। अब देखो ये कट गया, क्यों, क्योंकि इसमें 2 स्टेटमेंट है, ये भी कट गया, ये भी कट गया। 6 में से 6 सही होने, 4 सही होने, इसमें देखो 4 हैं, तो ये बिना पढ़े आप इसका आंसर निकाल सकते थे। 35th क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द पोर्टुगीज राइटर नूनीज द वुमेन इन विजयनगर एम्पायर वेर एक्सपर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। अब भैया नूनीज आया था पुर्तगाल से बोला, तो उसने विजयनगर के बारे में क्या क्या लिखा हुआ था। तो जब बाहर से कोई आया तो अच्छा ही लिखेगा, और वैसे भी विजयनगर एम्पायर मतलब काफ़ी नाम था विजयनगर एम्पायर का। तो रेसलिंग, दी एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग, सोशलिंग, चारों होना चाहिए, वो भी वुमेन के बारे में लिख रहा है, तो इसमें हम डी की तरफ बढ़ सकते थे। क्वेश्चन नंबर 36 विद रेफरेंस टू द मंडमपल्ले ऑफ द आंध्र प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, अगर आप नॉर्थ इंडिया के हैं तो शायद आप इसको छोड़ सकते थे, या आपको पक्का पता है तभी मार सकते थे, क्योंकि ये द हिंदू में आया हुआ था विजयवाड़ा वाला एडिशन में, कि देखिए वहाँ पे आया हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर, मंडमपल्ले, ठीक। इसका आंसर था सी, कि रविंद्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड नेशनल एंथम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश। ये कहीं पे एनसीईआरटी में भी दिया गया है, लेकिन ये रिकॉल करना इज वेरी डिफ़िकल्ट इन द एग्ज़ाम सेंटर। क्वेश्चन नंबर 37 हिस्टोरिक प्लेसेस ये हैं वेल नोन, बुर्ज होम, रॉकेट, चंद्रकेतुगढ़, गणेशपुर। अगर हम रूल से चलते हैं कि ये तो 1 ओनली है तो 3 ओनली है, रूल्स कब लगाना है, रूल्स तब लगाना है जब आपकी नॉलेज से आंसर नहीं निकल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बुर्ज होम एक उर्दू नाम लग रहा है, तो ये हो सकता है या तो कश्मीर साइड, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान उस साइड, ठीक है। और चंद्रकेतुगढ़ थोड़ा सा गढ़ लग रहा है कि भैया नॉर्थ इंडियन नाम है, वैसे है ये वेस्ट बंगाल में। तो टेरिकोटा तो था ही इंडिया में, ठीक है। 2 अगर सही है तो ये कट गया और ये कट गया। थर्ड है कि गणेश्वर कॉपर आर्टिफिस, गणेश्वर इज सिचुएटेड इन आई थिंक राजस्थान, तो वहाँ कॉपर तो था ही, कॉपर तो मिला भी वहीं सबसे पहले, तो 2 and 3 डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 इट वॉज ड्यूरिंग द रीन ऑफ द
इल्तुतमिश दे चंगेज खान रीच द इंडस इन द परस्यूट ऑफ फ्यूगिटिव, जो भी लिखा हुआ देखो। अब देखो बिना पढ़े हम इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं। 3 स्टेटमेंट दिए, या तो 3 सही होना है या फिर 1 सही होना है। अब इसमें देखो ये थोड़ा कंटेम्प्रेरी टाइप का बता रहा है कि चंगेज खान और ये प्रिंस मोहम्मद तैमूर, तो जहाँ पे कंटेम्प्रेरी होता है वो जनरली गलत होते हैं, है ना। तो अब स्टेटमेंट दिए हैं 1 ओनली 3 ओनली, 1 2 2 3, तो जनरली इनमें से या तो 1 सही होना है या फिर 3 सही होना है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ द देवराया टू ऑफ द विजयनगर एम्पायर द वास्को डिगामा आया था 1498 में, और जो देवराया सेकंड का टाइम पीरियड था आई गेस 1509 के करीब था। तो ये गलत हो गया, ये गलत, ये गलत। अब हमने बोला या तो 1 ओनली या तो 3 ओनली होना था, तो हम यहाँ पे ए की तरफ बढ़ सकते थे। क्वेश्चन नंबर 39। अब ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन अगर हम इसको सही से सोचते तो अब इसको बना सकते थे। जेवियर के बारे में है, वन ऑफ द जहाँ लिखा होता है वो जनरली करेक्ट होता है, तो 1 इज करेक्ट, तो बी कट गया। सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा एंड अ चर्च डेडिकेटेड टू हिम देयर। थर्ड है द फीस्ट ऑफ द फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा ईच ईयर। ये भी सही लग रहा है, 1 और 3 सही लग रहे हैं। अब 2 को देखना है। जनरली देखो यूपीएससी ने कैसे फंसाया इसमें कि जेवियर डाइड हुआ गोवा में, तो इसीलिए वो चर्च वहाँ पे डेडिकेटेड टू हिम बनाया गया। और रियली में जेवियर आई थिंक सिंगापुर में उनकी डेथ हुई थी, आई एम नॉट श्योर, बट ये था डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, ये फंसाने वाला क्वेश्चन था। आप 50-50 कर सकते थे, लेकिन सी और डी में से आपको सोचना पड़ता। तो इसका आंसर जो यूपीएससी ने दिया है सी। अब देखो इसमें देखो इतने लंबे लंबे स्टेटमेंट लिखा गया मिताक्षरा के बारे में। तो सबसे पहले देखो 3 स्टेटमेंट, या तो 3 सही होने या फिर 1 सही होना है ना। तो इसमें से एलिमिनेट कर दो आप सी और ए को। अब बचा 2 ओनली 3 ओनली। 2 पढ़ लेते हैं। इन द मिताक्षरा सिस्टम द सन्स कैन क्लेम, कैन लिखा है, प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर, वेयर इन द दया भागा सिस्टम इट इज़ द ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ, ओनली आफ्टर द डेथ। हमें लगेगा इस टाइप की ओनली गलत है, लेकिन अगर डेथ ही हो गई किसी की तो सन क्यों क्लेम नहीं कर सकता है। अगर सन की डेथ ही हो गई इस सिस्टम में, ठीक है, तो क्यों नहीं कर सकता। तो बी को थोड़ा रोक कर रखिए, सी पढ़िए। द मिताक्षरा सिस्टम डील्स विद द मैटर रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द मेल मेंबर्स ओनली। अब ये देखो मेल मेंबर्स, थोड़ा सा इसने पर्टिकुलर कर लिया किसी चीज़ को। तो अगर हम 3 को गलत माने, 2 को सही माने, तो हम बी तक पहुंच सकते हैं। ये वैसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था अगर हम इसको एलिमिनेशन से करें। अब देखो भैया, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट इंडिया, भवभूति, हस्तिमल्ला एंड क्षेमेश्वरा क्या थे। अगर ऑप्शन में बुद्ध और जैन दिया हो तब उन दोनों में से एक आंसर होना था, लेकिन यहाँ पे जैन दिया था, बुद्ध नहीं दिया था, और मैक्सिमम लोग इसमें जैन मार्क आए। देखिए यूपीएससी इसमें अगर यहाँ बुद्ध होता और जैन दोनों होते तब हम ऐसे ऑप्शन में उन दोनों में जा सकते थे, लेकिन अब हमने भवभूति पढ़ा हुआ है। अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है, भवभूति के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होता है, तो प्ले राइट थे वो। वैसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, आप इसको छोड़ सकते थे। क्वेश्चन नंबर 42। देखो मोंटेगो चैम्प्स फॉर रिफॉर्म 1990 रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग एज टू ऑल द वोमेन। ऑल लिख दिया, एक तो ऑल लिख दिया, और दूसरा इसने डेटा दे दिया। डेटा और ये ऑल वर्ड जनरली गलत होते हैं, तो ए गलत हो गया, ये गलत, ये गलत। सेकंड है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 गेव वोमेन रिजर्व सीट्स इन द लेजिस्लेचर। ये एक अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, और यहाँ पे एक्ट दिया हुआ है, वैसा ईयर नहीं दिया है, या फिर ऐसा एज का कुछ नहीं दिया गया है। तो एक अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर हो गया बी। विद रेफरेंस टू द 8 अगस्त 1942। यह है क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, क्या हुआ था बोला। ये एक वैसे इजी क्वेश्चन था, लेकिन कुछ लोग इसमें ए और डी में फंस गए
क्योंकि क्रिप्स भी 42 में हुआ था और क्विट इंडिया भी, तो बी और सी तो पहले काट लो। 8 अगस्त, अगर आप लोग ट्रेन से ट्रेवल करते हो या आपने सुना है कि देयर इज अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, और जो क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुआ था वो स्टार्ट हुआ था कहाँ से, मुंबई से, ठीक है। और उसको अगस्टा मूवमेंट भी बोलते हैं क्योंकि वो अगस्त के महीने में हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्टा मूवमेंट भी बोलते हैं। और इसने दिया भी गया कि 8 अगस्त 1942 एक ट्रेन चलती है दिल्ली से मुंबई के बीच, उसका नाम भी अगस्ता क्रांति करके कुछ है, राजधानी। तो अगर आप कन्फ्यूजन तो ऐसे करके निकाल सकते थे। वैसे ये जिसने पढ़ा है उसको पता रहता ही है। 44th क्वेश्चन देखिए, सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन। अब देखो भैया, अ ट्रांसलेशन फ्रॉम, इसमें ट्रिक ये था कि एंशियंट इंडियन रिलीजन, तो रिलीजन से ज़्यादा रिलेटेड कौन हो सकते हैं, या तो गांधी जी हो सकते हैं या फिर तिलक जी हो सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू, ऐसा नहीं कि ये नहीं हो सकते, पर इनके चांसेस कम है। अगर हम बी काट लें और नायडू जी को भी काट लें, डी सरोजिनी नायडू ऑप्शन को भी काट लें, तो अब हम फंसते बाल गंगाधर तिलक और गांधी में। और अगर हम वहाँ पे सोचते कि गांधी जी बात करते थे उपनिषद के बारे में, और यहाँ भी लिखा कि एंशियंट इंडिया रिलीजियस लिरिक्स, तो हम गांधी जी की तरफ बढ़ सकते थे। लेकिन फिर भी ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। 50-50 में या तो तिलक मारते या गांधी मारते। ज़्यादा लोगों ने तिलक मारा क्योंकि हमने गांधी जी को इतना पढ़ा हुआ है, लेकिन ये चीज़ कभी नहीं आती कि सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन। लेकिन अब ये याद रखना कि इसका आंसर है गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 45, मुझे ये लगाने थे इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिडिवल इंडिया में। अब देखो, परगना, सरकार, सूबा। हम कभी भी जब हिंदी न्यूज़ सुनते हैं तो वहाँ लिखा होता है सूबे की सरकार, मतलब सूबा बड़ा है, ठीक है। और उस सूबे में ईस्टर्न सूबा, वेस्टर्न सूबा ऐसा होगा, तो सूबा बड़ा हो गया, सरकार छोटा हो गया। तो ऐसे ऐसे ऑप्शन कौन से हैं, तो ए और बी हैं, सी और डी कट गया, ठीक है, सरकार सूबा। अब देखो परगना, परगना हम वेस्ट बंगाल में हमने सुना हुआ है कि वहाँ ऐसे नाम होते हैं, नॉर्थ परगना ऐसे। तो परगना इज अ विलेज टाइप का होता था मिडिवल इंडिया में, तो हम ए की तरफ बढ़ सकते थे। क्वेश्चन 46, अब देखो बैथुन फीमेल स्कूल की तरफ ये बात कर रहा है। बैथुन फीमेल स्कूल का सेक्रेटरी कौन थे, बोला एनी बेसेंट। अब ये क्वेश्चन आया स्पेक्ट्रम से। अगर आप देखें, स्पेक्ट्रम में दिया है एज ए सेक्रेटरी ऑफ द बैथुन स्कूल 1849 में बना था। ऊपर देखो ईश्वर चंद्र विद्यासागर दिया हुआ है। तो स्पेक्ट्रम अगर आपने पढ़ी है तो आप इजीली निकाल सकते हो इसको। और वैसे भी जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे वो थोड़ा हिंदुज़म से ज़्यादा जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 47, द कंटेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल। 3 नाम दिए गए हैं कि नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लन। ये क्यों रिमेंबर किए जाते हैं, ये भी एक इजी क्वेश्चन था। पहला तो ये था कि ये बुक में दिए गए सेम तरीके से, शाहजहां खान, ठीक है, सहगल और ढिल्लन आए इन ट्रायल रेड फोर्ट में 1945 में। और यहाँ लिखा था ऑफिसर ऑफ द नेशनल आर्मी, तो इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 48, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। अब देखो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो अब देखो ऑप्शन कैसे दिया, 2 ओनली, 3 ओनली है इसमें, तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि बी और सी में से आना है आंसर ने, बी और डी में से एक होना है। बी पढ़िए, द मैसूर किंगडम इमर्ज आउट ऑफ द विजयनगर एम्पायर। किसी ने विजयनगर एम्पायर पढ़ा है तो इतना तो पढ़ता ही है कि भाई मैसूर रिलेटेड था उससे, ठीक है। तो 2 सही है। और ऑप्शन देखो हमारे 2 ओनली या 3 ओनली में से एक होना है, तो इसका बी सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर कहीं भी आपको अजंता, एलोरा, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश ऐसी चीज़ें दिखे, तो अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो आपको उनकी तरफ बढ़ जाना चाहिए कि अजंता के लाइन जॉर्ज ऑफ द वघोरा रिवर,
ऑप्शन में अगर ऐसा दिया है अजंता अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, तो ये जनरली क्या होते हैं, करेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, 21 फरवरी इज डिक्लेयर टू बी द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाय यूनिसेफ। यूपीएससी क्या करता है, इनका नाम चेंज कर देता है, जहाँ डिपार्टमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऐसे नाम होते हैं तो उन यूनिसेफ दिया तो ये गलत हो गया, वैसे था यूनेस्को, एक गलत है, ये गलत है और ये गलत है। अब देखिए कि द डिमांड दैट बांग्ला हैज़ टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज रेज्ड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान। 1971 से पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही था, ठीक है। तो जब जब तो उससे पहले तो उस टाइम पे बात हुई होगी भैया कि बांग्ला को नेशनल लैंग्वेज बनाना है, क्योंकि वो पाकिस्तान का पार्ट था, तो बी सही। वैसे ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन दो एलिमिनेट तो हम कर ही सकते थे। क्वेश्चन नंबर इज 51 क्वेश्चन देखिए, परमाकल्चर फार्मिंग डिस्करेज मोनोकल्चर बट इन द कन्वेंशनल केमिकल। देखो ये स्वॉप कर देता है जनरली, अगर कभी ऐसा दिया हो इसने प्रैक्टिस, देखो परमाकल्चर फार्मिंग ये होता है और वो नहीं होता है, ऐसे करके जब देता है तो जनरली उसको गलत मानना चाहिए। अगर ये गलत है, ये गलत, ये नहीं, एक बार इसको हटा दें। परमाकल्चर फार्मिंग डिस्करेज मोनोकल्चर प्रैक्टिस बट इन द कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिस आर प्रीडोमिनेटेड। सेकंड देखो कन्वेंशनल केमिकल कैन दिया हुआ, कैन जनरली क्या होता है, करेक्ट होता है, ठीक है। तो दो सही है, तो ये कटा, ये भी कटा। अब या तो बी सही होना है तो डी सही होना है, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ते हैं, प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द परमाकल्चर फार्मिंग बट नॉट नेसेसरी सो इन द कन्वेंशनल। देखो ना वेरी दिया है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड दिया हुआ है, तो जनरली ये गलत होगा। लेकिन अगर इस हिसाब से चलते तो हमारा डी आता और वो गलत होता, ठीक है। इसका यूपीएससी ने आंसर दिया बी, इसको इसने सही माना है। और थर्ड स्टेटमेंट में जो इजीली था, ये थोड़ा सा इजीली पॉसिबल, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इजीली पॉसिबल सेमी एरिड, ये थोड़ा सा वैसा स्टेटमेंट था, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था, तो ये गलत हो गया। 3 गलत, ये गलत, ये गलत और एक। अब ये था कि 1 to 4 या फिर 4 ओनली में से कौन सा सही होना, तो यहाँ पे आप मार सकते थे, लेकिन 2 में कैन दिया हुआ तो 2 आना ही है, तो इसका बी आंसर सही हो गया। एक बार फिर देख लीजिए ये सही क्यों है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, कैन कॉज लिखा हुआ है तो बी सही है, बी सही है तो ए कट गया और सी कट गया, ठीक है। अब 1 to 4 और 2 3, ठीक। 3 स्टेटमेंट देखो, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग ईजिली पॉसिबल, ईजिली दिया है एक स्ट्रॉन्ग वर्ड, स्ट्रॉन्ग वर्ड जनरली गलत होते हैं, 3 गलत हो, ये गलत हो गया, तो आंसर आ गया हमारा बी। वैसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था पर ऐसे ही हम इसको बना सकते थे। क्वेश्चन 52, पाम ऑयल के बारे में दिया है, द पाम ऑयल ट्री इज़ नेटिव टू द साउथ ईस्ट एशिया। अब देखो यूपीएससी ने कैसे फंसाया, हम सबको पता है कि साउथ ईस्ट एशिया की साइड में पाम ऑयल बहुत सारा होता है, लेकिन इसने क्या पूछा है कि नेटिव है और एक फैक्ट दे रहा है। फैक्ट क्या होता है, जनरली गलत होते हैं, एक अगर गलत है तो ए कट गया, सी कट गया, डी कट गया, दूसरा स्टेटमेंट और आंसर आ गया बी। फिर भी आप सेकंड स्टेटमेंट देखो, इज अ रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्री, सम जनरली सही होता है, कैन सही होता है, तो आंसर हमारा आ गया 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 53, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है इनके बारे में, रिवर्स के बारे में, सतलुज दिया गया है, तो सतलज जनरली क्या होता है, करेक्ट होता है। वैसे आपको इन नदियों को एक बार देख लेना चाहिए मैप में। क्वेश्चन नंबर 54, विद रेफरेंस टू द इंडिया डिडवाना, कुचमन, सरगोलन, खाटू आर नेम्स ऑफ। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी बहुत बार पूछ सकता है, पूछा हुआ, जैसे 54 क्वेश्चन है देखिए, जहाँ भी ये वाटर वगैरह के बारे में बात करता है, ठीक है,
पोर्ट पोर्ट की बात करेगा या फिर लेक की बात करेगा तो जनरली वो सही होता है। ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स आ चुके हैं। एक बार पोर्ट लैंडिंग वाला क्वेश्चन आया था और एक बार ईसापुर वाला क्वेश्चन आया था, तो उसमें भी लेक से रिलेटेड था। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप डी की तरफ बढ़ सकते थे। डी इसका आ गया डी आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55। अब देखिए चार स्टेटमेंट है, चार में से दो सही होना है। यूपीएससी ने हर सभी में दो दो दिए हैं, ठीक। ब्राह्मणी, नगवल्ली, सुवर्णरेखा और वामचंद्रा बोला ईस्टर्न घाट से कौन निकलती हैं, कौन कौन निकलती हैं? दो। सुवर्णरेखा हम पढ़ते हैं क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है कि जो सुवर्णरेखा, जो टिस्को है टाटा स्टील, उसके किनारे, ये सुवर्णरेखा नदी के किनारे पे बसा हुआ है जमशेदपुर टिस्को, और झारखंड में आता है जमशेदपुर। तो ये थोड़ा सा, इट्स नॉट द ईस्टर्न साइड। तो अगर हम इसमें सुवर्णरेखा को हटा दें 3 को, तो दो ऑप्शन हमारे कट गए। अब हम ब्राह्मणी, नगवेले, वामचंद्रा, इन तीनों में। अब देखो एनसीईआरटी में यूपीएससी ने क्या लिखा हुआ था, नदियों के नाम लिखे हुए हैं और इसमें बोला गया कि फाइंड आउट दीज रिवर्स फ्रॉम द एटलस। अगर हम इन क्वेश्चंस को देख चुके होते वहाँ पे, इसको पढ़ चुके होते और एटलस हम देख चुके होते, तो हम इसको सही मारते। क्यों? क्योंकि वामचंद्रा, कोई अगर किसी ने छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ा कि वामचंद्रा होता है, वामचंद्रा नदी है साउथ ऑफ छत्तीसगढ़ में, तो 4 की तरफ बढ़ सकते थे। 3 हमने पहले काट दिया, 3 पहले ही काट लिया था, 4 सही होना है, तो इसका आंसर हो गया बी। और 2022 में अगेन पेन्नार पूछा था यूपीएससी ने, और यहाँ लिखा हुआ है कि इनको फाइंड आउट रिवर्स फ्रॉम द एटलस। तो एनसीईआरटी सही से पढ़नी है। ये देखो जो मैं क्वेश्चन बता रहा था आपको कि पोर्ट हैंडलिंग, वाटर वाला क्वेश्चन, देखो पोर्ट हैंडलिंग ट्रेड, ये यहाँ भी आया था। अलीपुर, ईसापुर, तब भी वाटर आंसर था। तो वाटर वाले क्वेश्चन जनरली करेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, द ग्लोबल ओशन कमीशन के बारे में बोल रहा है। लाइसेंस फॉर सी बेड एंड, जब भी कभी डिपार्टमेंट और ऐसे बॉडीज का नाम यूपीएससी देता है तो जनरली ये गलत होते हैं। तो एक अगर गलत है तो आंसर आ गया बी। फिर भी दूसरा स्टेटमेंट पढ़ना, इंडिया है रिसीव लाइसेंस फॉर द सी बेड, मिला ही होगा यार, रेयर अर्थ मिनरल आर प्रेजेंट इन द सी फ्लोर इन इंटरनेशनल वाटर। तो वैसे ए से हमारा आंसर आ गया, ए सी डी एलिमिनेट हो गया, बी सही आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, अमंग द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट वाटर एफिशिएंट, मतलब जो सबसे ज़्यादा पानी लेता है इन चारों में से सबसे ज़्यादा पानी कौन लेता है? शुगर कैन। ये एक इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन 58, इन द ट्रॉपिकल जोन, अब ये एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। अगर आपने जीसी लियोंग पढ़ी हुई है तब आप इसको निकाल सकते थे, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम कंडीशन में उसको रिकॉल करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इसका आंसर था सी। ये 100 जीसी लियोन के 110 नंबर के पेज पे दिया गया है। तो इसका आंसर था सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 59, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया प्रिपरेशन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। 59th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते थे क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। तीनों में इसने बॉडी दी हुई है, क्लाइमेट, देखो CCAF, तो आप इसको छोड़ सकते थे। नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको कैसे सॉल्व करना, देखो CCAF दिया है यहाँ, ठीक है। इसकी बात इसने फिर दूसरे स्टेटमेंट में भी किया है और CGIAR दिया है, और थर्ड स्टेटमेंट में इसने CGIAR के बारे में, देखो कनेक्टेड हैं, 1 2 से 2 3 से। तो नेक्स्ट ईयर से अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें ऐसे करके सोचना है। तो इसका आंसर था डी। वैसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, ये बहुत इजी क्वेश्चन था 60 वाला कि लीफ लिटर डिकम्पोज, ये सब, इसको हम ये जो कैनोपी वगैरह जब बात करते हैं तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बारे में बात करते हैं, और ये भी जीसी लियोन में
दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 61। अब देखिए 5 स्टेटमेंट है, 5 स्टेटमेंट है तो 5 सही होने हैं या फिर 3 सही होने हैं। तो ए और बी को सीधा काट दो, ठीक है। अब देखिए 3 दोनों में सीजनल रेनफॉल इज करेक्ट। क्वेश्चन पढ़िए, द वेजिटेशन ऑफ सवाना कंसिस्ट ऑफ द ग्रासलैंड विद द स्कैटर्ड स्मॉल ट्रीज बट एक्सटेंसिव एरियाज हैव नो ट्रीज, they generally kept in check by one or more or combination of some combination conditions, which of the following are such condition। ठीक है, सवाना के बारे में बात कर रहे हो तो फायर तो लगती होगी यार वहाँ, इसीलिए तो जल रहा होता है। 2 सही है अगर, तो ये गलत होता है। तो फायर है, ग्रेजिंग हर्बीवोर्स भी करेक्ट लग रहा है और सीजनल रेनफॉल भी सही लग रहा है। सॉइल प्रॉपर्टी उतना सही नहीं लग रहा है। तो मतलब आप ऑप्शन देख के 2 तो एलिमिनेट कर लेते, उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर क्या है, और इसका करेक्ट आंसर था सी, 61 का सी। विद रेफरेंस टू द वाटर ऑन द प्लेनेट अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जब भी ये ज्योग्राफी में दिया गया है, इसको देखो मैं कैसे याद करता था कि सबसे ज़्यादा अर्थ में क्या है, वाटर, ठीक है। सबसे पहले ओ फॉर ओशन, आई आइस कैप, ओ आई जी ग्राउंड वाटर, ओ आई जी, एफ आई ए आर, ऐसे करके याद रखता था। रिवर सबसे लास्ट में था, ओशन सबसे पहले था, ठीक है। पहला स्टेटमेंट देखिए, द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर्स एंड लेक्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। यहाँ रिवर्स ये है, ग्राउंड वाटर ये, तो ग्राउंड वाटर का तो ज़्यादा होता है, रिवर्स का कम होता है, तो ये गलत हो गया, ए गलत हो गया, तो सी भी गलत हो गया। सेकंड देखिए, द अमाउंट ऑफ वाटर इन द पोलर आइस कैप, सेकंड पे ओशन के बाद सबसे ज़्यादा पानी रहता है आइस कैप में, एंड ग्लेशियर मोर देन अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, और ग्राउंड वाटर का उसके बाद आता है, तो बी स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा, इसका आंसर आ जाएगा बी। ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63। देखो 5 स्टेटमेंट दिए हैं, या तो 5 सही होने हैं या फिर 3 सही होने हैं, ठीक है। तो 4 वाले तो काट दो, ये भी काट दो, ये भी काट दो। 3 4 5 या 1 3 4 में से एक होना है। देखो एटलीस्ट हम 50-50 तो कर चुके हैं इसमें, है ना। अब देखो, इंडिया एक्सपोर्ट टेमरिंड एंड सीड्स फॉर ऑफ मोरिंगा, ये एक जेनरिक स्टेटमेंट है, तो 4 हमारा सही लग रहा है और 4 दोनों में, ठीक है। अगर हम 5th स्टेटमेंट पढ़े, सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड ट्रांसम कैन बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल, ये भी सही लग रहा है, कैन दिया हुआ है, कैन जनरली सही होते हैं, तो 3 4 और 5 सही किस में, बी में, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, ये इजी क्वेश्चन था। ब्लैक कॉटन सोइल के बारे में दिया गया, हैज़ बीन फॉर्म्ड, कैसे बना, ड्यू टू वेदरिंग ऑफ, ये एनसीईआरटी में दिया गया कि ब्लैक कॉटन इज बिलीव द क्लाइमेट कंडीशन अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल, ठीक है। रॉक के बारे में, रॉक वाला केवल ये था। अब जब ब्लैक कॉटन सॉइल है तो ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल से कैसे आ जाएगा, ए यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो उससे आप इसको निकाल सकते थे। क्वेश्चन अब देखो 65 पे, विद रेफरेंस टू द रीसेंट डेवलपमेंट रिगार्डिंग द रिकम्बिनेशन वेक्टर वैक्सीन, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्लाइड एंड बैक्टीरिया वायरस आर यूज्ड एज वेक्टर्स, दोनों जेनरिक है। साइंस एंड टेक है, साइंस एंड टेक में जनरली ऑल ऑफ द अबव होता है, तो बोथ आर ट्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 जो क्वेश्चन था, सिंपल अगर आप चलते कि साइंस एंड टेक है, आंसर सी आना चाहिए, ठीक है, तो आप सही जाते। लेकिन अगर आप अंदर इसके पढ़ते कि अ चाइल्ड इनहेरिट माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज एंटायरली फ्रॉम मदर एंड नॉट फ्रॉम फादर, ये स्टेटमेंट सही है। जहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रियल वगैरह की बात होती है वो जनरली सही होता है। और साइंस एंड टेक भी था। वैसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था नॉन मेडिकल वाले लोगों के लिए, क्योंकि ये हमें जनरली पता नहीं होता कि इंटायरली फ्रॉम मदर एंड नॉट फॉर फादर फ्रॉम फादर, तो हम जनरली इसमें ए की तरफ जाते हैं। ये वैसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। बोलगार्ड 1 एंड बोलगार्ड 2 ये बहुत न्यूज़ में रहता था कि क्लोन, तो इसका था जेनेटिक मॉडिफाइड, इसका था बी। ये इजी क्वेश्चन था, उस टाइम पे न्यूज़ में था। 67 क्वेश्चन 68। अब ये था क्लासिक क्वेश्चन। प्रेशर कुकर के बारे में बोला है। टेम्परेचर एट विच द फूड इज कुक डिपेंड मेनली अपन किस किस पर डिपेंड करता है। अगर आप ये देखते हैं कि साइंस एंड टेक है तो आप सारे मार देते, सभी सारे मार देते, लेकिन और ये गलत हो जाता। ये गलत हो जाता साइंस एंड टेक में। लेकिन अगर हमें ये देखो, एक फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, P इक्वल टू F/A। तो फोर्स, तो एरिया जो दिया हुआ है एरिया पर डिपेंड तो करता ही है। ए तो सही था, बी गलत हो जाता। टेम्परेचर के बारे में इस फॉर्मूले में कहीं पे आता है नहीं। हम अभी बायस्ड हैं इस क्वेश्चन, हाइंडसाइड बायस्ड हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी आंसर शीट देख लिए, लेकिन एग्जाम कंडीशन में हम इसको गलत मार के आते। लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम से ऐसा क्वेश्चन आया तो हमें ऐसे सॉल्व करना कि अगर किसी के दिमाग में क्लिक कर गया P इक्वल टू F/A होता है, तो एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। वेट ऑफ द लेड, वेट, फोर्स, दीज आर सिमिलर, ठीक है, तो 3 भी सही होता। और टेम्परेचर के बारे में यहाँ पे आता ही नहीं है कुछ, तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तो 2 अगर गलत होता तो हम आंसर सी पे पहुँच सकते थे। वैसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था। कंसिडर द फॉलोइंग, आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम में किसको कल्चर्ड कर सकते हैं। मुझे अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आता है तो वायरस को हमेशा एलिमिनेट करना है, हमेशा वायरस एलिमिनेट होता है, और ये हम ऐसे ही करते हैं इस क्वेश्चन को। इसका आंसर हो गया ए। जैसे चाइना के लिए बोल रहे थे कि कोविड-19 चाइना ने आर्टिफिशियली बनाया है, ठीक है, तो यूपीएससी ने बता दिया कि अब नहीं बनाएगी, कैन बी कल्चर्ड, आर्टिफिशियली नहीं बना सकते हैं। मे भी फ्यूचर में बना दें, अभी तक ऐसा है कि नहीं बना सकते हैं। और यूपीएससी के क्वेश्चंस में वायरस जो ऑप्शन है वो हमेशा, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम एलिमिनेट होता है। 70 क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 70, एडिनो वायरस है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और इसके बाद डबल। जब कभी भी ऐसा देता है ना, इसके बाद एक होता है उसके बाद 2, तो वो जनरली क्या होते हैं, गलत होते हैं। सेकंड, कॉमन कोल्ड इज समटाइम इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। कॉज्ड बाय एडिनो वायरस वायर, एड्स कॉज्ड बाय रेट्रो वायरस। एड्स क्या है, सिंड्रोम, तो रेट्रो वायरस रिलेटेड है, तो इसका बी सही है। ये गलत क्यों हुआ, सिंगल स्टैंडर्ड। और ये देखो, और इस जब कभी भी यूपीएससी ऐसा देता है कि इसके पास 1 है इसके पास 2 है, ऐसे करके कुछ देता है, तो वो चीज़ जनरली गलत होती है। और बी वाला एक अफर्मेटिव टाइप का दे रहे हैं, तो ये सही है। तो 70 का आंसर जो है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 71, वाटर कैन डिजॉल्व मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड बिकॉज। स्टेटमेंट पढ़ो। डाइपोलर मतलब प्लस और माइनस, ठीक है। और इट इज़ ए गुड कंडक्टर, इट इज़ ए हाई वैल्यू, इट इज़ ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। वैसे सिंपल क्वेश्चन नहीं था, लेकिन एनसीईआरटी में कहीं पे दिया हुआ था कि इट इज़ ए डाइपोलर होता है नेचर में, ठीक है। तो इसका आंसर है ए। डाइपोलर मतलब प्लस और माइनस होते हैं। वैसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। अब देखो, एलईडी लैम्प के बारे में बोल रहा है, सोडियम लैम्प के बारे में। सोडियम लैम्प वो लैम्प होते हैं जो स्ट्रीट लाइट में आपने देखा होंगे, येलो कलर के जो होते हैं, पुराने जो चलते थे, वो होता था सोडियम लैम्प। अब एलईडी हैं जो अभी नई लगी हुई है। अब देखो इसके बारे में क्या लिखा है, सोडियम लैम्प प्रोड्यूस लाइट इन 360 डिग्री बट इट इज़ नॉट सो इन द केस ऑफ एलईडी। जब सोडियम लैम्प 360 डिग्री में रहता था तो उससे क्या होता था, लाइट एक जगह पे फोकस नहीं कर पाती थी, क्योंकि फैल जाती थी चारों तरफ, ठीक है। तो ये सही स्टेटमेंट लग रहा है, इसीलिए एलईडी को लाए हैं।
इसीलिए तो एलईडी को लाएं, तो ए इज करेक्ट। एज स्ट्रीट लाइट सोडियम लैम्प एज स्ट्रीट लाइट्स सोडियम लैम्प हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन देन एलईडी लाइट। नो, ये गलत है, और ये पावर भी ज़्यादा लेता था, तो 2 इज इनकरेक्ट। थर्ड है द स्पेक्ट्रम ऑफ विजुअल लाइट फ्रॉम सोडियम लैम्प इज ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक व्हाइल एलईडी लैम्प फ्रॉम सिग्निफिकेंटली कलर एडवांटेज इन द स्ट्रीट लाइट। इसीलिए तो हम इसको लगा रहे हैं, तो इसका आंसर हो गया सी। ACE2 ये बहुत न्यूज़ में था कोविड के कारण, और ये वायरल डिजीजेज हैं, इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, न्यूज़ में था। फिर भी अगर आता है तो आता है, वरना नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है इसमें। 74 BPA बिस्फिनॉल ए के बारे में दिया हुआ है। अब अगर हम लॉजिक से चलते हैं कि पॉलीइथिलीन इथाइलिन ए में भी है, पॉलीइथाइलिन सी में भी है, तो हम ए और सी एक पे मारते और हमारा गलत हो जाता। ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, और ये प्रीवियस ईयर्स में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज़ द 2008 में बिस्फिनॉल। उसमें सी दिया था केमिकल यूज्ड फॉर डेवलपमेंट फूड पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मतलब यह, अब इसमें लिखा कि यूज टू मेक द पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक। तो 2008 का जनरली हम लोग करते नहीं हैं सॉल्व, लेकिन ये क्वेश्चन आया वहीं से, तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 75 ट्राइक्लोजन के बारे में। ट्राइक्लोजन के बारे में अगर देखें तो सारे मतलब आप नहीं निकाल सकते हो। ट्राइक्लोजन बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन इसको करने का देखो तरीका कैसा। ट्राइक्लोजन TRI, और यहाँ भी देखो टॉयलेटरीज में TRI। अगर आपका दिमाग ऐसा क्लिक कर जाए तो आपको मारना चाहिए। अगर आपका थोड़ा सा भी लॉजिक लग रहा है किसी क्वेश्चन में, तो आपको उसमें ज़रूर लॉजिक लगाना चाहिए, भले वो गलत भी हो जाए। कुछ गलत होंगे, कुछ सही होंगे। तो क्वेश्चन 76 वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। डिस्टेंस हम बचपन से पढ़ते हैं, v=d/t, वेलोसिटी डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ या तो टाइम या फिर वेलोसिटी दिखनी चाहिए, या स्पीड, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। स्पीड ऑफ द लाइट इज ऑलवेज सेम, ठीक है। इसीलिए एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को हम लाइट ईयर्स में नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो एज रिगार्ड लेजिस्लेशन, फर्स्ट स्टेटमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सॉवरेन, बट इन इंडिया द पावर ऑफ द पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इज लिमिटेड। ये क्वेश्चन 2020 में आया था कि इंडियन पार्लियामेंट के पास क्या लिमिटेड पावर्स होती है। सेकंड है इन इंडिया मैटर रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंटी ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर रिफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय सुप्रीम कोर्ट। ये भी सही है, तो इसका आंसर हो गया सी। और ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, लिमिटेड वाला, 2020 के पेपर में। तो 77 हो गया, 77 का आंसर हो गया सी। 78 एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। जब भी कहीं कमेटी ERs ये लिखे होते हैं तो जनरली हम उसको गलत मानते हैं। तो अगर हम इसको गलत मानते हैं तो हम डी पे आ जाते हैं, लेकिन डी इसका आंसर नहीं है। इसका जो आंसर है वो UPSC ने दिया है बी को सही माना कि इन 1970 द DOPT वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ARC 1966। तो वैसे ये एग्ज़ाम कंडीशन बहुत डिफ़िकल्ट था, आप इसको मारना तो था ही इस पर, क्योंकि दोनों गलत लग रहे थे, डी मार देते हम। लेकिन अब इससे ये सीख है कि नेक्स्ट टाइम हम इसको याद कर लें, इसके सेकंड स्टेटमेंट को, कि भैया हुआ था ऐसा, ठीक है। 79 राइट टू प्राइवेसी, ये एक ईजी क्वेश्चन था, सी। क्वेश्चन नंबर 80 ये क्वेश्चन UPSC ने रिमूव कर लिया था, तो इसका डिस्कशन भी नहीं बनता है। अब क्यों हटा दिया, तो शायद इसलिए हटा दिया क्योंकि 1991 जो सेकंड स्टेटमेंट है, लोकसभा इलेक्शन श्री देवीलाल अनाउंस फ्रॉम 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। कुछ बोल रहे हैं कि 2 लोकसभा से लड़ा था, 1 असेंबली से लड़े थे श्री देवीलाल जी, तो इसीलिए इसको शायद हटा दिया हो।
क्वेश्चन नंबर 81, राइट टू सिटी, राइट टू सिटी, राइट टू सिटी, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहा है। इसके ऑप्शन देखिए अब आप हमें यहाँ ये लगता है तो 1 ओनली है तो 3 ओनली है। अगर हम एक बार इसको पढ़ लें इसके ऑप्शंस को, 1 में लिखा है कि राइट टू सिटी एज अग्रीड ह्यूमन राइट एंड ह्यूमन हैबिटेट मॉनिटर। ये देखो यूएन के बारे में बात कर रहा है। जब ऐसी बॉडीज का नाम होता है ये जनरली गलत होते हैं, तो ए गलत हो गया, सी गलत होता है, ठीक है। तीसरा तो सही है, सेकंड पढ़ना है, राइट टू सिटी गिव्स एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ द सिटी द राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेसेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द सिटी। ये भी सही लग रहा है, तो इसका आंसर हो गया डी। रूल काम कब करता है? जब आपको नहीं आ रहा है। अब ये तो सिंपल सा है कि देखो ए स्टेटमेंट में दिया गया है कि यूएन हैबिटेट मॉनिटर करता है। जब ऐसी बॉडीज़ के नाम दिए होते हैं, डिपार्टमेंट्स के नाम दिए होते हैं, तो ये जनरली गलत होते हैं। इंटरनेशनल बॉडीज़ के नाम दिए होते हैं, ये गलत होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 देखें, जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन अक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न मजिस्ट्रेट एंड सच अक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन द पुलिस स्टेशन नॉट द जेल। ये इसने यहाँ पे गलत कर दिया, लॉक्ड अप इन द, वो जेल में होता है, पुलिस स्टेशन में नहीं, ये गलत हो गया। सेकंड देखो, ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। ये एक सही स्टेटमेंट लग रहा है। जुडिशियल कस्टडी इज अ बिग थिंग, तो वहाँ पे पुलिस वाले उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, तो ये बी इसका आंसर हो गया। 83 with reference to India, consider the following: when a prisoner make out a sufficient case, parole cannot be defined in such prisoner because it becomes the matter of his right. No. पैरोल पे आदमी कब जाता है? जब वो अच्छे से रहा है वहाँ पे जेल में, तो उसको कुछ दिन की छुट्टी दे दी जाती है, लेकिन वो उसका राइट नहीं है। ए गलत है, सी भी गलत है। स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन प्रिजनर रूल। अगर पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है तो मे बी जेल भी स्टेट सब्जेक्ट होगा, हम ऐसा सोच सकते हैं इसके बारे में, तो इसका बी आंसर हो गया। 84th, अब देखो शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ऑप्शन में देखो ट्राइब कहाँ पे आ रहा है, तो डी में आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, सिंपल। 85th देखिए, अब इसमें ये था कि आर्टिकल 44 याद रहता है लोगों को, डीपीएसपी का पार्ट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो डी तो नहीं था इसका आंसर, ठीक है। 28 रिलीजियंस के बारे में होता है, ये भी नहीं था। हम अटक रहे थे ए और सी पे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेजिस्लेशन विच कन्फर्म ऑन द एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 क्या कहता है? राइट टू इक्वलिटी, रूल ऑफ लॉ के बारे में बात करता है, ये भी लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ए की तरफ बढ़ सकते थे। 32 में लिखा हुआ रिट्स के बारे में, ठीक है, और क्वेश्चन में रिट्स के बारे में कोई बात नहीं हो रही, लॉ के बारे में बात हो रही है, तो इसीलिए ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियन पॉलिटी इन द एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट द फेडरल इन कैरेक्टर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, द इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये इसका सही हो जाएगा। और ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको फेडरल का थोड़ा सा आपको बी वाले में दिखेगा, यूनियन लेजिस्लेचर है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, लेकिन ये ज़्यादा सही लग रहा है कि इंडिपेंडेंट होता है जुडिशरी, ठीक है। 87th क्वेश्चन, स्टेट क्या होता है बोला, अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पजेसिव एंड ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल, सही लग रहा है। दूसरा, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज पीपल, अगर पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज नहीं है तब इसने स्पेसिफिक दे दिया, स्पेसिफिक इज इनकरेक्ट। नंबर ऑफ पर्सन वो हैव बीन लिविंग इन द डेफिनेट टेरिटरी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विद देयर ओन कल्चर, नो, ये भी गलत है। अ सोसाइटी परमानेंटली लिविंग इन अ डेफिनेट टेरिटरी विद अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द सेंट्रल अथॉरिटी एंड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, नो।
ए सबसे ज़्यादा सही लग रहा है कि कम्युनिटी ऑफ अ पर्सन परमानेंटली ऑक्यूपाइंग डेफिनेट टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड possessing एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। 87 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए। अब ये क्वेश्चन 88 जो क्वेश्चन था ये दिखने में तो बहुत सिंपल था। पहला तो बिल्कुल सही था कि रिटायर्ड जज को सुप्रीम कोर्ट बुला सकता है कि अगर उन्हें ज़रूरत है, ठीक है, ये तो सही था। सेकंड ऑप्शन जो था मेन, अ हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज, जनरली लग रहा था कि सही है, जनरली लग रहा था कि ये सही है। लेकिन अगर अगर हमने कहीं हाई कोर्ट में कोई केस किया, हम कोर्ट केस हार गए, तो हम दोबारा से हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे करके हम इसके बारे में सोच सकते थे। तो इसका आंसर है ए। वैसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था एग्जाम कंडीशन में दैट टाइम। 89th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर इज ओनली वन सिटीजन एंड वन डोमिसाइल। ये सिंपल क्वेश्चन था, ये सही है। ए इज करेक्ट, ए करेक्ट है, ये करेक्ट। अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम हेड ऑफ स्टेट, ओनली लिखा हुआ है, गलत है। ये यूएसए में होता है कि जो सिटीजन है बाय बर्थ वही प्रेसिडेंट बन सकता है यूएस का, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। तो सेकंड इज इनकरेक्ट। थर्ड है अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड, कैन नॉट इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, सो 3 इज इनकरेक्ट। सो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 90, which one of the following factors constitutes the best safeguard of liberty in a liberal democracy? तो ये सिंपल क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ पावर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी सेपरेट है, तो इसका आंसर है डी। क्वेश्चन 91, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वेल्थ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वेल्थ के बारे में दे रहा है, ठीक है। तो ये लिखा गया है डीपीएसपी में। डीपीएसपी हमें याद रखना चाहिए, ये लिखा था आई थिंक 39 सी के बीच, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। तो इसका आंसर हो गया हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया? लीगल राइट अवेलेबल सिटीजन ओनली, ओनली दिया है, ओनली आर जनरली इनकरेक्ट। लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, फंडामेंटल राइट अवेलेबल, फंडामेंटल राइट नहीं है, पहले था उसको रिपील कर दिया गया और 300 ए में डाल दिया गया फंडामेंटल राइट, ये गलत है। नादर फंडामेंटल राइट नॉट लीगल राइट, लीगल राइट तो हो सकता है भैया। तो बी देखो, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, ये है 300 ए आर्टिकल के अंदर, तो इसका आंसर है बी। व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस ऑफ 26 जनवरी 1950? हमें अपना प्रेम्बल याद रहना चाहिए, डीपीएसपी याद रहना चाहिए और फंडामेंटल ड्यूटी एटलीस्ट ये याद रहना चाहिए, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो 26 जनवरी 1950 के टाइम पे कैसा था हमारा प्रेम्बल, ठीक है। देखो सेक्युलर तो बाद में जोड़ा गया था, सेक्युलर कट गया, सेक्युलर कट गया। सॉवरेन की बात तो हमेशा से आती है, अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक पब्लिक, सॉवरेन तो होना ही है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। 94 देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, देखो पेपर में 2 बार ऐसे ही क्वेश्चन आ गया, लिमिटेड, जहाँ ये याद रखें कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट, 2020 में भी आया था और इसी पेपर में भी आया था यही क्वेश्चन, तो ये एक इजी क्वेश्चन था, लिमिटेड गवर्नमेंट है। विद रेफरेंस टू द इंडिया द टर्म हेल्बी हो एंड कुई परटेन टू, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं। जो 95th क्वेश्चन है, ये पहले सॉरी, जो 94th क्वेश्चन था लिमिटेड गवर्नमेंट, ये देखिए 2020 में भी पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट क्या होती है, लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है। अब 95th क्वेश्चन क्या था कि हबीबो हो एंड कुई क्या है, ठीक है। तो अगर हम स्पेक्ट्रम का पेज नंबर 157 देखें, सबसे पहले यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था संथाल रिवॉल्यूशन के बारे में,
ठीक है, आफ्टर द 2017 में शायद, ठीक है। उसके बाद 2020 में यूपीएससी ने पूछा उलगुलान के बारे में, और 2021 में पूछा हो के बारे में, और ये तीनों एक ही पेज से पूछे हैं स्पेक्ट्रम के। पहले संथाल पूछा, फिर उलगुलान पूछा, और फिर हो पूछ लिया। तो अगर आपने ये पढ़ा होता सही से, अगर हो को आप रिकॉल कर पाते, वैसे डिफ़िकल्ट था रिकॉल करना लेकिन कर पाते, तो आप इसमें ट्राइबल लैंग्वेज की साइड जा सकते थे, कि ट्राइबल थे ये लोग, ठीक है, हो एंड मुंडा। अब ये देखें 96 क्वेश्चन। सबसे पहले तो इसमें देखना है कि इनकरेक्ट ढूंढने हैं। पद्मा क्वेश्चन 1 देखिए, भारत रत्न एंड पद्मा रत्न आर एंटाइटल्ड अंडर द आर्टिकल, गलत। जब दिया होता है मेंशन्ड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, डिफाइंस, ये सब जनरली गलत होते हैं, ये गलत है। पद्मा अवार्ड विच वेर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954 वेर सस्पेंडेड ओनली वंस, ये भी एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है, ये भी गलत। द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 इन अ पर्टिकुलर, ये भी डिफ़िकल्ट है, ये भी स्ट्रॉन्ग वर्ड है। आई थिंक दिस इज़ 3 को हम एक साल में भारत रत्न में इंक्लूड कर सकते हैं। तो तीनों गलत हैं। अब पूछ रहा है इनकरेक्ट कौन सा है, तो इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन देखो 97, UNCDF के बारे में पूछ ला कि अबोर डे फाउंडेशन रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड। जब भी ऐसी इंटरनेशनल बॉडीज के नाम दिए होते हैं जनरली गलत होते हैं, ए गलत है। अगर ए गलत है तो हमारा सीधा आंसर आता है सी। और बी देखो, हैदराबाद वाज इलेक्टेड फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द ईयर फॉलोइंग इट्स कमिटमेंट टू ग्रो एंड मेंटेन द अर्बन फॉरेस्ट। अगर हम ए एलिमिनेट करें तो सीधा इसका आंसर निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 यह था स्पोर्ट्स से, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स जो कि 2000 में बना, उसके बारे में पूछा हुआ है। इसको भी हम लॉजिक से बना सकते थे कि अमेरिकन गोल्फर टाइगर वुड्स वाज द फर्स्ट विनर इन दिस अवार्ड, ठीक है, नहीं पता भैया हमें। द अवार्ड वाज रिसीव्ड मोस्टली बाय द फार्मूला 1 प्लेयर सो फार। थर्ड है कि रोजर फेडरर रिसीव्ड दिस अवार्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। स्टेटमेंट 2 देखिए, स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि सबसे ज़्यादा इसको किसने, फार्मूला 1 वालों ने जीता है। ए में दिया है टाइगर वुड जो कि गोल्फ से रिलेटेड है, रोजर फेडरर हैं टेनिस से रिलेटेड। तो अगर हम थोड़ा भी ऐसा सोच दे कि अगर सबसे ज़्यादा फार्मूला 1 ने जीता है, तो ये थोड़ा सा सही इक्वेशन नहीं बैठ रही है इसकी। पहला गोल्फर ने जीता है, सबसे ज़्यादा बार रोजर फेडरर ने जीता है, और सेकंड लिखा है कि मोस्टली फार्मूला 1, तो 2 और 3 तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, है ना। तो 2 और 3 एक साथ नहीं आ सकते, तो बी गलत हो गया था और डी गलत हो गया था। और अमेरिकन गोल्फर टाइगर वुड वाज द फर्स्ट विनर ऑफ दिस अवार्ड, ये सही था। तो इसका आंसर हो गया सी। क्या सोचना कि 2 और 3 कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तब हम आंसर की तरफ बढ़ सकते थे। 99, टोक्यो ओलंपिक हुआ था 32, ठीक है। तो ऑफिशियल मोटो ऑफ दिस ओलंपिक वाज अ न्यू वर्ड। जनरली जो फैक्ट होते हैं वो गलत होते हैं, ए गलत हो गया, ए गलत हो गया, गलत। दूसरा देखो, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे एंड बेसबॉल आर इंक्लूडेड इन द ओलंपिक्स। अब देखो, ओलंपिक हुआ था टोक्यो में, और कराटे है वहाँ से रिलेटेड, जापान से रिलेटेड, तो ये सही होने की संभावना इसकी ज़्यादा है। तो इसका आंसर हो गया बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट ऑफ द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो न्यूजीलैंड जीता। द फाइनलिस्ट वेर डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ मैचेस दे वोन। ऐसा तो हो नहीं सकता है, माना किसी ने ज़्यादा मैच खेले, किसी ने कम मैच खेले, तो इसमें कैसे फाइनलिस्ट कर ले सकते हो आप। मे भी ये परसेंटेज के बेस पे हो, तो ए गलत हो गया। न्यूजीलैंड वाज रैंक्ड अहेड ऑफ इंग्लैंड बिकॉज इट वॉन मोर मैचेस देन इंग्लैंड। नो, मोर मैच तो वो भी जीत सकते हैं जिन्होंने मैच ज़्यादा खेले हैं, तो इट डजेंट मीन दैट कि वो
इससे ऊपर जाएंगे, ये परसेंटेज बेस पे होता है, तो दूसरा भी गलत है। तो आंसर हो गया इसका डी। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन यूपीएससी 2021 प्रीलिम्स के।